गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये कोशिका संरचना तथा कार्य का दूसरा वीडियो है। भाग 1 कल चैनल पे डाला गया था। दूसरे भाग में हम चर्चा करेंगे यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। यूकैरियोटिक कोशिका क्या है? कल प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में हमने पढ़ा था, आज पढ़ेंगे यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। यूकैरियोटिक कोशिका, आपको पता है यूकैरियोटिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है डेवलप, यानी कि विकसित, और कैरियन शब्द जो है आपको हमने बताया ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है कैरियन। ये बना है न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक होता है, आपको जानकारी है इसकी। यानी ऐसी कोशिका जिसमें विकसित केंद्रक होता है, जिसमें केंद्रक विकसित होते हैं, ऐसी कोशिका को हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका सभी बड़े जीव, पादप और सभी जटिल संरचना वाले जीवों में पाई जाती है। ज्यादातर यूकैरियोटिक कोशिका वाले जो जीव हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, बहुत सारी कोशिकाएं उसमें पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका को अगर आप डिवाइड करेंगे तो मेनली दो कोशिका में डिवाइड की गई है, दो भाग में बांटा गया है। पहला तो है प्लांट सेल, पादप कोशिका, दूसरा है एनिमल सेल, जंतु कोशिका। बेसिक डिफरेंस आपको आगे बताए जाएंगे दोनों में क्या है। प्लांट सेल जो पादप की कोशिकाएं बनाती हैं, पौधों की कोशिका है जो कि पौधों की संरचना का निर्माण करती हैं, और एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका जो जंतुओं का निर्माण करती हैं, जंतुओं की संरचना का निर्माण करती हैं, उनमें टिश्यू ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करती हैं, वो जंतु कोशिका कहलाती है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो डिफरेंस है वो आगे आप जानेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे प्लांट सेल का। प्लांट सेल की संरचना को हम पढ़ेंगे और प्लांट सेल की संरचना को जानने का प्रयास करेंगे। हाँ बच्चों, तो यूकैरियोटिक कोशिका को प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये प्लांट सेल का है। पादप कोशिका का स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों यूकैरियोटिक कोशिका हैं, लेकिन दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस है। जब हम इसके बाद एनिमल सेल को बना देंगे तो आपको डिफरेंस खुद क्लियर हो जाएगा क्या है, अदरवाइज हम बताएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। चलिए सबसे पहले देखते हैं पूरी इस कोशिका की जो संरचना आपके सामने दिखाई दे रही है, जो हमने नामनेट किया हुआ है, जो संरचना क्लियर है आपके सामने। इसको अगर हम कैटेगराइज करें, डिवाइड करें, तो मेनली 3 भागों में बांट दिया गया है पूरी कोशिका को। अगर वैसे तो नाम आपको बहुत सारे दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन मेनली 3 भागों में पूरी कोशिका को बांट दिया गया है। पहला जो भाग है ये सबसे बाहरी लेयर जो आपको दिखाई दे रहा है, सबसे बाहरी लेयर, ये जो सेल में आपको दिखाई दे रहा है, ये सबसे बाहरी लेयर जो सेलुलोज का बना होता है, कोशिका भित्ति कहलाता है। सेल वॉल पहला भाग होता है जो सबसे बाहरी लेयर है, जिसे हम कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं, और ये एक पॉलीसैकेराइड शर्करा का बना होता है। पॉलीसैकेराइड शर्करा सेलुलोज C5H10O4 C6H5, और ये सेलुलोज का बना होता है C6H10O4। इसका पॉलीमर होता है N नंबर का। उसके बहुत सारे पॉलीमराइजेशन से, इस अणु के पॉलीमराइजेशन से सेलुलोज बनता है, और सेलुलोज से ही ये निर्मित होता है। ये सेल वॉल स्पेशलिटी है प्लांट सेल की, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, केवल प्लांट सेल में ये सेल वॉल पाया जाता है। अब बात करते हैं दूसरे भाग की। दूसरा भाग आपको दिखाई दे रहा होगा ये गैप। पूरे सेल में ये आपको गैप दिखाई दे रहा है, जगह जगह पे यहाँ भी गैप हो सकता है,
छोटा गैप हो सकता है, बड़ा पैच हो सकता है। इस गैप को हम वैकुली कहते हैं, वैकुल यानी रिक्तिका कहते हैं। और इसकी जो एक मेम्ब्रेन बनती है, वास्तव में ये कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, वर्चुअल मेम्ब्रेन होती है। साइटोप्लाज्म जो आपका जीव द्रव्य है, यहाँ कोशिका द्रव्य जो है यहीं पे आके रुक जाता है, तो एक पतली लेयर बना लेता है। जिस प्रकार आप तैलीय सतह पे पानी की बूंद डाल देंगे तो बीच में फट के लेयर बना लेते हैं, रिक्तिका बना लेते हैं, उसी प्रकार ये लेयर बनती है। और इसकी इस मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। बहुत ध्यान देंगे इस टर्म को, टोनोप्लास्ट। ये टोनोप्लास्ट जो है वैकुली की मेम्ब्रेन होती है, वर्चुअल मेम्ब्रेन है। ध्यान देंगे फिर से, वर्चुअल मेम्ब्रेन है, कोई रियल मेम्ब्रेन नहीं होती है। साइटोप्लाज्म का एंडिंग पॉइंट होता है, बीच में गैप होता है। इसी से जो एक हल्की मेम्ब्रेन वर्चुअल इमेज दिखाई देती है, इसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। दूसरा भाग है कोशिका का। कोशिका को 3 भागों में बांटा गया, मैं फिर से बता रहा हूं। पहला आपका सेल वॉल है, ये बाहरी लेयर। दूसरा आपकी वैकुली है। अब तीसरा जो भाग बचा, इस पूरे भाग को हम तीसरे भाग में ऐड करते हैं और इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ध्यान देने वाली बात है, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य कहते हैं इसे। फिर से ध्यान देंगे बच्चों, कोशिका द्रव्य, तीसरे भाग को कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब आप देख रहे हैं बहुत सारे पार्टिकल इस द्रव्य में बिखरे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं। इसके पहले हम इसको 2 भाग में कोशिका द्रव्य को बांट देते हैं अध्ययन करने से पहले। पहला जो पार्ट होता है वो हो जाता है आपका केंद्रक, और दूसरा जो भाग है वो आपका हो जाता है कोशिकांग, सेल ऑर्गन्स का। पहला जो भाग है वो आपका हो जाता है केंद्रक, दूसरा जो भाग है वो हो जाता है कोशिकांग। अन्य कोशिकांग, केंद्रक भी एक प्रकार का कोशिकांग ही है, लेकिन ये अन्य कोशिकांग है। कोशिकांगों में सभी प्रकार के ऑर्गन्स का अध्ययन करेंगे और न्यूक्लियस में केंद्रक के भागों का अध्ययन करेंगे और उसके पार्ट की चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले केंद्रक। न्यूक्लियस है क्या? ये आपको ये इतना पोर्शन देख रहे होंगे, ये इतना पोर्शन, ये न्यूक्लियस है वास्तव में। ये पोर्शन केंद्रक कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। केंद्रक कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। बात 1831 की है, जब रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन जी ने केंद्रक की खोज की थी। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका, सॉरी यूकैरियोटिक कोशिका में। इसके पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक की खोज नहीं हुई थी। भले ही एंटोनियो ल्यूकेनहाथ ने प्रोकैरियोटिक कोशिका की खोज की थी 1673 में, 1673 में, लेकिन उसके बाद 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने जब सबसे पहले केंद्रक की खोज की, तब जाके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में मेन डिफरेंस जो है वो सामने आया कि जो केंद्रक है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनडेवलप्ड है और यूकैरियोटिक कोशिका में डेवलप है, क्योंकि केंद्रक की स्पष्ट संरचना रॉबर्ट ब्राउन ने ही सबसे पहले दिया था। इसके पहले बहुत सारे वैज्ञानिक का नाम आता है जिन्होंने न्यूक्लियाइड्स के बारे में बताया था। एंटोनियो ल्यूकेनहाथ ने भी थोड़ा सा न्यूक्लियाइड के बारे में लिखा था, लेकिन वो विशेष डिटेल केंद्रक की रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। ये केंद्रक मेनली 4 भागों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला जो भाग होता है, ये बाहर की जो लेयर आपको दिखाई दे रही है, एक मेम्ब्रेन बना देती है, जिससे कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है कोशिका द्रव्य और केंद्रक से। ये इसको अलग कर देता है पूरे कोशिका द्रव्य से। इतने पोर्शन को जो मेम्ब्रेन अलग करती है उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ये बाइलिपिड्स लेयर की बनी होती है। वसा के 2 अणु और प्रोटीन के अणु पाए जाते हैं। इसके बीच में जो लिक्विड होता है, जो द्रव्य भरा होता है, उसे हम
न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ये जो मेम्ब्रेन है इसे केंद्रक कला, जो यहाँ पे द्रव्य भरा है उसे केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म। और एक गाढ़ा सा डेंस पार्ट होता है गोलाकार, जिसे हम न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका कहते हैं। एक केंद्रक के अंदर एक से अधिक केंद्रिकाएं भी हो सकती हैं। ध्यान दें, एक कोशिका में केंद्रक एक हो सकता है, लेकिन एक केंद्रक में केंद्रिकाओं की संख्या एक से अधिक हो सकती है। प्याज, एलियम सिपा एक प्लांट है फैमिली लिलिएसी का, उसके एक केंद्रक में 4 केंद्रिकाएं पाई जाती हैं। बहुकेंद्रकीय केंद्रक होता है उसका। ये न्यूक्लियोलस होता है और यहीं पर आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, जो सेल डिवीजन के समय ही आपको डेंस फॉर्म में गहरे रंग में दिखाई देगा। इसे हम क्रोमैटिन कहते हैं या क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये चारों जो मेन पार्ट हैं, केंद्रक कला, केंद्रिका, केंद्रक द्रव्य और क्रोमैटिन, ये आपस में मिलकर केंद्रक बनाते हैं। क्लियर हुआ? ये पूरे चारों पार्ट आपस में मिलकर केंद्रक बनाते हैं। हाँ, एक बात हो, केंद्रक कला बीच बीच में कटी होती है, जिससे मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है केंद्रक द्रव्य में और केंद्रक द्रव्य से कोशिका द्रव्य में। तो ये जो छिद्र होते हैं इनको हम जनरली न्यूक्लियर पोर कहते हैं, केंद्रक छिद्र कहते हैं। केंद्रक छिद्र एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मार्ग, रास्ता देते हैं मटेरियल को कोशिका से, कोशिका द्रव्य से केंद्रक द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से कोशिका द्रव्य में आने के लिए। तो ये तो केंद्रक की बात होगी। आगे केंद्रक का एक नया टॉपिक बनाया जाएगा, डिटेल इसके फंक्शन, स्ट्रक्चर, सारी चीजें बताई जाएंगी। यहाँ पे जनरली हम कोशिका के संदर्भ में समझ रहे हैं। इसके बाद बात आती है कोशिकांग की। अब कोशिकांग में जो है बहुत सारे कोशिकांग आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाई देगा माइटोकॉन्ड्रिया। पहला कोशिकांग आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया, डबल मेम्ब्रेन का होता है। इसकी भी संरचना आगे आप पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया होता है। प्लांट सेल की बात हो रही है तो हरित लवक भी पाया जाएगा आपका, क्लोरोप्लास्ट भी होगा। यहाँ पे हिंदी में लिख दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में हमने लिख दिया है। क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक पाया जाएगा। इसके बाद पूरे कोशिका द्रव्य में एक जाल जैसी जो संरचना बनाते हैं, ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतः प्रद्रव्यी जालिका, अंतः प्रद्रव्यी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतः प्रद्रव्यी जालिका दो प्रकार की होती है, एक तो चिकनी होती है, दूसरी खुरदुरी होती है। चिकनी अंतः प्रद्रव्यी जालिका और खुरदुरी में बेसिक डिफरेंस यह है कि खुरदुरी अंतः प्रद्रव्यी जालिका में राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, जबकि चिकनी अंतः प्रद्रव्यी जालिका में राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते हैं। तो तीसरा ऑर्गेन है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रद्रव्यी जालिका। इसके बाद चौथा ऑर्गेन आपका जो है वो है राइबोसोम। राइबोसोम राइबोसोम 80S प्रकार का होता है, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका है। मैंने आपको पीछे भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में पिछले वीडियो में बताया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं, इसमें 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। तो राइबोसोम 80S प्रकार। अब यस क्या है इस पे चर्चा होगी जब हम चर्चा करेंगे इस ऑर्गेन्स के डिटेल के बारे में। यहाँ हमें कोशिका के संदर्भ में समझना है सिर्फ कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे अंग हैं। लाइसोसोम है, लयन काय जिसे कहते हैं, जनरली ये एनिमल सेल में पाया जाता है। और इसके अलावा तारक काय है, सेंट्रोसोम जिसे कहते हैं, ये भी एनिमल सेल में पाया जाता है। इसके अलावा प्रॉक्सिसोम है, ये भी विशेष सेल में ही पाया जाता है।
खुरदुरी अंतःद्रव्य जालिका है, ये सारे कोशिकाएं हैं जो सेल में पाई जाती हैं। अब यहां पे आप डिफरेंस देख रहे हैं दोनों में क्या है। प्लांट सेल का स्ट्रक्चर आपने देख लिया, अब आइए एनिमल सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं और दोनों में डिफरेंस देखते हैं। इसके बाद हम कोशिकाओं की तरफ बढ़ेंगे और एक एक कोशिकांग का डिटेल, उनकी संरचना, उनके कार्य, कोशिका में उनका महत्व, उनका इतिहास पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले हम एनिमल सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे और दोनों में बेसिक डिफरेंस देखेंगे। एनिमल सेल और प्लांट सेल में बेसिक डिफरेंस क्या है, आइए एनिमल सेल की संरचना बनाते हैं। बच्चों, ये एनिमल सेल की संरचना है। सारे ऑर्गेन्स आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे जो कि प्लांट सेल में थे। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, हाँ सेंट्रोसोम उसमें नहीं था। बाकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमैटिन आपस में मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं, ये भी थे। गाल्जी बॉडी भी थी। गाल्जी बॉडी से मतलब उसमें छूट गया था प्लांट सेल में, लेकिन पाई जाती है प्लांट सेल में भी गाल्जी बॉडी। और माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ भी होती है, रफ भी होती है, चिकनी भी होती है, खुरदुरी भी होती है। राइबोसोम वही होते हैं 80 और लाइसोसोम पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य भी सारे ऑर्गेन्स वही होते हैं। बेसिक डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ। कौन से डिफरेंस हैं आइए देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट इसमें आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, हरित लवक। लेकिन एनिमल सेल में जो सेंट्रोसोम है वो प्लांट सेल में नहीं था, तारककाय। इसलिए तारककाय का काम कोशिका विभाजन के समय होता है। और इसमें आपको हरित लवक नहीं दिखाई दे रहा होगा, रिक्तिका नहीं दिखाई दे रही होगी, वैकोली। अब आइए देखते हैं बेसिक डिफरेंस क्या है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। बाकी सारे ऑर्गेन्स दिखाई दे रहे हैं, जो नहीं दिखाई दे रहे हैं वो आपको अंतर में क्लियर हो जाएंगे कौन कौन से हैं डिफरेंस। आइए देखते हैं। यहां पे हम प्लांट सेल का डिटेल लिखेंगे, यहां पे एनिमल सेल का लिखेंगे। चलिए सबसे पहले पहला डिफरेंस देखते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में। प्लांट सेल में सेल वॉल, कोशिका भित्ति, आप बाहर एक कवरिंग देख रहे होंगे प्लांट सेल में। अगर नहीं कभी समझ में आ रहा हो तो बैठ जाके स्ट्रक्चर प्लांट सेल का पॉज करके आप बना के देख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको बाहर दिखाई दे रहा होगा। सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। एनिमल सेल में ये नहीं पाया जाता है। पहला डिफरेंस है कि कोशिका कला, कोशिका भित्ति जो है वो पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है। दूसरा जो डिफरेंस है आइए देखते हैं। दूसरा डिफरेंस आप देखेंगे यहां पे एक रिक्तिका ऐसे प्लांट सेल में खाली स्थान गए बना था पादप कोशिका में, जिसे हम वैकोली कहते हैं, वो भी इसमें प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में। एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, या फिर कभी कभी छोटी सी पाई जाती है, स्मॉल पैच के रूप में, कभी कभी, हमेशा नहीं। ये दूसरा डिफरेंस है। पहला डिफरेंस कोशिका भित्ति प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में एब्सेंट है। फिर वही वैकोली, कोशिका रिक्तिका जो कोशिका द्रव्य में पाई जाती है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। बात करते हैं तीसरी ऑर्गेन्स की, जो मूलभूत डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। क्लोरोप्लास्ट जो पूरे किंगडम को अलग करता है। क्लोरोप्लास्ट एकमात्र ऐसा ऑर्गेन्स है जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। यही एकमात्र ऐसा ऑर्गेन्स है जो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को डिफरेंस करता है। डिफर इसी के कारण होती है। क्लोरोप्लास्ट के कारण ही प्लांट किंगडम जो है वो ऑटोट्रॉफिक है, यानी स्वपोषी है, और एनिमल किंगडम हेटेरोट्रॉफिक है।
परपोषित है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण ही वो अपना भोजन पादप खुद बना लेते हैं, जबकि एनिमल सेल अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। इसी कारण बच्चों क्लोरोप्लास्ट को हम कोशिका की रसोई भी कहते हैं। आगे डिटेल में चर्चा होगी इसमें। चौथा जो डिफरेंस है वो सेंट्रोसोम का है, तारक का है। सेंट्रोसोम्स तारक का, इसमें एब्सेंट होता है और इसमें प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में तारक का